इतिहास में आप जानते हैं कई पहेलियां हैं, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले अपने पीक पर थी और फिर मानो कहीं गायब ही हो गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता बस यूं ही खत्म हो जाती है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक खोई हुई दुनिया को समझने की एक कोशिश है। एक ऐसी दुनिया जिसके शहर तो मिल गए, घर मिल गए, लेकिन उनकी आवाज, उनकी कहानी आज भी कहीं दबी हुई है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और सबूतों को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। इसकी शुरुआत होती है करीब 3300 ईसा पूर्व में। लेकिन इसका जो सबसे सुनहरा दौर था, जिसे हम मैच्योर हड़प्पन पीरियड भी कहते हैं, वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का। और हमारी आज की पड़ताल का फोकस यही 700 साल है, क्योंकि इसी दौर में ये सभ्यता अपनी बुलंदियों पर थी। तो पहला पड़ाव, एक खोई हुई दुनिया की फिर से खोज। कमाल की बात तो ये है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक किसी को भी इस सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पता था। सब यही मानकर चलते थे कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। लेकिन फिर जमीन के नीचे दबे कुछ सुरागों ने पूरी कहानी ही पलट दी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने इतिहासकारों को अपनी किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। ये सब शुरू हुआ 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और ठीक उसके अगले ही साल आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदाड़ो मिल गया। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। लोथल, धोलावीरा, भारत और पाकिस्तान में एक के बाद एक साइट्स मिलती गईं। हर नई खोज के साथ इस बहुत बड़ी खोई हुई पहेली का एक और टुकड़ा हमारे सामने आ रहा था। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, महान शहरी पहेली। अब हम उन सुरागों को देखेंगे जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा चौंकाया था, और वो थे उनके शहर। ये सिर्फ कोई गांव या बस्तियां नहीं थी, नहीं, ये तो इंजीनियरिंग और प्लानिंग के ऐसे शानदार नमूने थे जो अपने जमाने से कहीं कहीं आगे थे। इनके शहरों की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी कि ये ग्रिड सिस्टम पर बने थे। मतलब सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। ठीक वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न शहर बसाए जाते हैं। ये कोई अपने आप नहीं हुआ था, इसके पीछे एक जबरदस्त प्लानिंग थी। और ये प्लानिंग वाकई कमाल की थी। हर शहर को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक थोड़ा ऊंचाई पर बना गढ़ और दूसरा निचला शहर। घर बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल होती थी वो भी सब एक ही साइज की थी, मानकीकृत। और हाँ, उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था, उस जमाने में ये सोचना भी मुश्किल है। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग की एक ऐसी समझ थी जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। और बात सिर्फ घरों और सड़कों की नहीं है। मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला है वो शायद किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए इस्तेमाल होता होगा। हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार बताते हैं कि उनके पास खाना स्टोर करने का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। और लोथल का डॉकयार्ड, वो तो इस बात का पक्का सबूत है कि वो समंदर के रास्ते भी व्यापार करते थे। तो अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जीवन, व्यापार और शिल्प। चलिए अब इन शहरों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी। वो क्या खाते पीते थे, क्या बनाते थे और उनका बिजनेस कैसे चलता था। उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी दिलचस्प थी। एक तरफ तो उनके अपने शहरों के बीच सामान का लेन देन होता था, एक मजबूत इंटरनल ट्रेड नेटवर्क था, और दूसरी तरफ वो समंदर पार करके मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक व्यापार कर रहे थे। ये दिखाता है कि वो कितने एडवेंचरस और ऑर्गेनाइज्ड थे। अब जाहिर है इतने बड़े शहरों को खिलाने के लिए खेतीबाड़ी भी जबरदस्त रही होगी। वो गेहूं, जौ, मटर जैसी कई फसलें उगाते थे। लोथल जैसी जगहों पर तो चावल के भी सबूत मिले हैं। और वो मवेशी, भेड़, बकरी, ऊंट जैसे जानवर भी पालते थे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, घोड़ों के होने के सबूत न के बराबर हैं, जो कि काफी दिलचस्प है। तो ठीक है, खेती बढ़िया थी, व्यापार भी चल रहा था, लेकिन पैसे, करेंसी, सिक्के तो थे नहीं। तो फिर वो ये सारा लेन देन करते कैसे थे। और यहीं पर सामने आती हैं ये कमाल की पत्थर की मोहरें या सील्स। शायद ये किसी कंपनी के लोगो या किसी की पहचान की तरह काम करती थी, जिससे पता चलता था कि सामान किसका है। और ये लोग सिर्फ किसान और व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि गजब के कारीगर थे।
मन के बनाने की कला हो, मिट्टी के बर्तन हो या फिर धातु का काम, वो हर चीज में माहिर थे। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, कई तरह के मेटल्स का इस्तेमाल करते थे और उनके बनाए यही मनके, कपड़े और धातु का सामान बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होता था। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, देवता, कला और समाज। हमने उनके शहर देख लिए, उनका व्यापार समझ लिया, अब थोड़ा उनकी रूह में झांकते हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी संस्कृति कैसी थी, वो किस पर विश्वास करते थे और उनका समाज कैसा था। उनके विश्वासों के बारे में हमें कुछ दिलचस्प सुराग मिलते हैं। बहुत सारी जगहों से मिट्टी की बनी देवियों की मूर्तियां मिली हैं, जिससे लगता है कि शायद वो मातृ देवी की पूजा करते थे। एक बहुत ही मशहूर मुहर भी है, जिस पर एक योगी जैसी आकृति है, जिसे कई लोग पशुपति का शुरुआती रूप मानते हैं। वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, पेड़, जानवर, पानी। पर एक चीज जो मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से इन्हें बिल्कुल अलग करती है, वो ये कि यहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। और उनकी कला, ये हमें उनकी दुनिया की एक कीमती झलक देती है। मोहनजोदाड़ो से मिली कांसे की वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति आज भी कितनी जानदार लगती है, और वो प्रीस्ट किंग का स्टैचू शायद समाज में किसी बड़े आदमी की निशानी हो। ये सिर्फ खूबसूरत चीजें नहीं है, ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन जो कहते बहुत कुछ है। अब आते हैं 5वें पड़ाव पर, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी दीवार जिसे हम आज तक पार नहीं कर पाए हैं। हम उनके शहर देख सकते हैं, उनका व्यापार समझ सकते हैं, उनकी कला महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी सोच तक नहीं पहुंच सकते। और वजह? उनकी लिपि, जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। तो ये जो उनकी लिखावट है वो पिक्टोग्राफिक है, मतलब वो लिखने के लिए शब्दों की जगह चित्रों और सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। ये निशान हमें उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर, यहाँ तक कि औजारों पर भी मिलते हैं, हजारों की तादाद में। ये तो पक्का है कि वो कुछ कहना चाह रहे थे, पर सवाल ये है कि आखिर वो कह क्या रहे थे। हाँ, एक्सपर्ट्स इतनी बात जरूर जान पाए हैं कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, जैसे उर्दू या अरबी लिखी जाती है, लेकिन बस यहीं तक। इसके आगे ये लिपि एक ऐसे बंद दरवाजे की तरह है जिसकी चाबी पिछले 4000 साल से गुम है। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि ये लिपि पूरी तरह से अपठनीय है। यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज है। सोचिए, हमारे पास उनके लिखे हुए शब्द हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं है। हम उनके शहर घूम सकते हैं, उनकी कला को छू सकते हैं, पर उनकी कहानियां, उनकी बातें नहीं सुन सकते। और जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, उनकी असल दुनिया हमसे हमेशा छिपी रहेगी। और अब हमारी पड़ताल का आखिरी पड़ाव, अनसुलझा अंत। इतनी शानदार, इतनी एडवांस और इतनी बड़ी सभ्यता, आखिर उसका हुआ क्या? वो लोग कहाँ चले गए? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शायद नदियां सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेती चौपट हो गई। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, शायद भयंकर सूखा पड़ा होगा या बार बार बाढ़ आई होगी। भूकंप जैसी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। एक पुरानी थ्योरी आर्यन आक्रमण की भी है, जो खैर अब काफी विवादों में है। और एक संभावना ये भी है कि शायद उनका ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे खुद ही ढह गया। सबसे ज्यादा चांस इसी बात का है कि शायद इनमें से कई वजहों ने एक साथ काम किया और धीरे धीरे ये सिस्टम खत्म हो गया। वजह चाहे जो भी रही हो, एक बात तय है, लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान शहरी सभ्यता का पतन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहर खाली होने लगे और लोग शायद छोटे छोटे गांवों की तरफ वापस जाने लगे। एक बहुत बड़े युग का अंत हो रहा था। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को एक ऐसी कहानी के तौर पर छोड़ते हैं जिसका अंत अब तक लिखा नहीं गया है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके खंडहर तो हमें मिल गए, लेकिन जिसकी आत्मा आज भी उसकी खामोश लिपि में कैद है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी वो खामोश लिपि अपने अंदर और कौन कौन से रहस्य छिपाएं, हमारे पढ़ने का इंतजार कर रही है।